हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के बारे में और हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम में टॉपिक स्किप कर दिया जाता है, बट फॉर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So today we will discuss about hygroscopic substance. So आज वाली क्लास में अपन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस की बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस? लिसन केयरफुली। Those substance which can absorb water vapor from moist air. What are hygroscopic substance? Those substance which can absorb water vapor from moist air and remains in solid state. वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो सब्सटेंस आपके सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को आप लोग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। एक और टर्म बेटा यूज किया जाता है जो आपने शायद सुना होगा, डीलिक्विसेंट। व्हाट आर डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म? दो सब्सटेंस which can absorb water vapor from moist air and turn into liquid solution are known as deliquescent substances. देखिए बच्चा, दोनों टर्म्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस भी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है। बट हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में क्या होता है? वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमेशा किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में। डीलिक्विसेंट में बेटा क्या रहता है? वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद दैट टर्न्स इनटू द लिक्विड सॉल्यूशन, और वी कैन से दैट सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। दिस इज फाइन। लिसन केयरफुली, वी आर मूविंग फर्दर। मान लीजिए आपने क्या किया, आई एम टेकिंग कैल्शियम क्लोराइड इन एनहाइड्रस फॉर्म, राइट? और इसको आपने मॉइस्ट एयर में रख दिया, तो कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया? वाटर वेपर को एब्जॉर्ब किया एंड रिमेन्स इन द सॉलिड स्टेट। दिस इज फाइन। सो दैट्स व्हाई कैल्शियम क्लोराइड इन एनहाइड्रस फॉर्म is an hygroscopic substance, right sir? Listen carefully. If I want to write the expression for Kp for this particular equation, this is in solid state, we don't have to consider this. This is in solid state, we don't have to consider this. So Kp is only due to the partial pressure of water. This is fine. Listen carefully. What is Kp? It is 1 divided by partial pressure of water raised to the power 6। जैसा कि आप जानते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा बेटा क्या जाता है? पावर में जाता है।
This is fine. Listen carefully. An important point I want to tell. Listen carefully. Let us suppose I have two containers. I have two containers. This container contains a substance MCl2 in anhydrous form. This container contains substance M-Cl2 in anhydrous form. Both these containers are filled by the moist air. It also contains moist air. Listen carefully. Let us suppose MCl2 in anhydrous form absorbing water vapor, and it is forming MCl2.6H2O in solid state, right? So what is the Kp1 for the first container for this particular equation? 1 divided by partial pressure of H2O raised to the power 6. Next point that I have, M-Cl2 anhydrous form. Let us suppose it is absorbing 4 water molecule, and what we are getting, M-Cl2.4H2O solid. What is Kp2? It is 1 divided by partial pressure of water raised to the power 4. This is fine. Now I want to ask one question from you. Out of MCl2 and M-Cl2, which is a better drying agent? ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको आप ड्राइंग एजेंट बोलते हैं. तो मुझे एक बात बताइए, इन दोनों सब्सटेंस में से ज्यादा अच्छा ड्राइंग एजेंट कौन सा होगा? जनरली बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं. अब बच्चे क्या बोलते हैं? सर, फर्स्ट केस में MCl2 ने ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया, और यदि वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो आप उसको एक बेटर ड्राइंग एजेंट बोलेंगे, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट द केस. लिसन केयरफुली, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा. बेटा अपन क्या करते हैं, इस कंटेनर में वाटर का पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं. कैसे? जब आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और यदि इस रिएक्शन का Kp का वैल्यू आपको दिया है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर. सिमिलरली आप दूसरी रिएक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर का वैल्यू निकाल सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ Kp1 एंड Kp2 वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ द कंटेनर्स. अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा. जिस कंटेनर में पानी का पार्शियल प्रेशर कम होगा, मेरी बात सुनिएगा, जिस कंटेनर में पानी का पार्शियल प्रेशर कम होगा, इसका मतलब उस कंटेनर में जो सब्सटेंस है एनहाइड्रस, उसने वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा. यह बात लॉजिकली बिल्कुल सही है. बेटा, जिस कंटेनर में वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर कम होगा, उस कंटेनर में एनहाइड्रस सब्सटेंस ने वाटर वेपर को ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा. बेटा, वाटर वेपर जब ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जब ही तो पार्शियल प्रेशर कम आएगा. राइट और नॉट? लिसन केयरफुली. दैट कंटेनर in which partial vapor pressure or partial pressure of water is less
in that container substance, what is the substance? Anhydrous substance behaves like a या behaves as a better drying agent. बेटा ये स्टेटमेंट आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। जिस कंटेनर में पानी का प्रेशर कम होगा उस कंटेनर में जो सब्सटेंस होगा वो बेटा एक अच्छे ड्राइंग एजेंट का काम करेगा। पानी का प्रेशर कैसे आएगा? आपको KP1 और KP2 का वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ KP1 एंड KP2 easily you can calculate the partial pressure of water. This is fine. Next we are moving towards relative humidity. What is relative humidity? कभी कभी आप हाईवेज पे जाते होंगे, हाईवेज पे एलईडी लगी होती है और वहां पे लिखा होता है RH is equal to this quantity. What is RH? That is relative humidity here, right? Relative humidity को कैसे अपन डिफाइन करते हैं उसको समझिए। बेसिकली हम कई बार बोलते हैं आज जो मौसम है वो काफी ह्यूमिड है, आज का दिन में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, या कभी आपने एलईडीज वगैरह देखी होंगी जब आप हाईवेज पे ट्रेवल करते हो तो आपने देखा होगा आज का रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना है, कुछ ना कुछ डिस्प्ले होता रहता है, राइट? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन कैसे करते हैं देखिएगा। इट्स डिफाइंड, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ water vapor divide by aqueous tension of water, that is always a fixed quantity at constant temperature मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा डिफाइन कैसे करते हैं मेरी बात आप सुन लीजिएगा। एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर कितना है एयर में, डिवाइड बाय एक्वस टेंशन ऑफ वाटर कितना है, यह हमेशा आपको क्वांटिटी दिया जाएगा, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स। एक और तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिसन केयरफुली। अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर डिवाइड बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर that can be held by the same quantity of air multiplied by 100। ये बेटा एक दूसरा डेफिनेशन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। किसी यदि मैं एयर का मास फिक्स ले लेता हूं, राइट, उसमें कितना वाटर वेपर है डिवाइड बाय मैक्सिमम उसमें कितना वाटर आ सकता था मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए बेटा किसी कंटेनर में, मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए कोई कंटेनर आपके पास है in which you are taking anhydrous substance। मान लीजिए उस कंटेनर में बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब क्या है? वोटर का अमाउंट एयर में कम है, और यदि वोटर वेपर का अमाउंट एयर में कम है तो वोटर का प्रेशर भी क्या होगा बेटा? वोटर वेपर का प्रेशर भी कम होगा, और यदि वोटर वेपर का प्रेशर कम होगा, इन दैट केस दिस एनहाइड्रस सब्सटेंस विल बी बेटर ड्राइंग एजेंट. Means if relative humidity is less, in that case substance will behave as a better drying agent. बेटा जहां पे भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, इन दैट केस जो सब्सटेंस होगा वो एक अच्छे ड्राइंग एजेंट का काम करेगा. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट. नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में. उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा. आप लोग अपना ध्यान रखिएगा. टेक केयर, बाय.